हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MBBS विद MPMSU। गाइस, आज का हमारा जो लेक्चर है वो पैथोलॉजी सीरीज़ का होने वाला है। सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 6 ऑफ पैथोलॉजी सीरीज़। एंड आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होने वाला है एम्बोलिज्म। गाइस, एम्बोलिज्म 20 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2 मार्क्स में भी आते ही रहता है, हर साल आता है। लगभग इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, फिर इसके टाइप्स पूछे जाते हैं। चलिए गाइस, शुरू करते हैं एम्बोलिज्म। अब गाइस देखिए, थ्रोम्बोसिस क्या था। थ्रोम्बोसिस जैसे कोई भी CVS है। थ्रोम्बोसिस ब्लड के कंस्टिट्यूएंट्स, प्लेटलेट्स, इन सब का एक मास होता था, ठीक है। और वो यहाँ से जो एंडोथेलियम लेयर थी उससे जाके चिपक जाता था और ऐसा क्लॉट बना देता था, तो ब्लड फ्लो को रोक देता था या फिर धीरे कर देता था। ये था थ्रोम्बोसिस। अब गाइस, जो एम्बोलिज्म है ये भी थ्रोम्बोसिस जैसा ही होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे थ्रोम्बोसिस हुआ, ये मास ऑफ प्लेटलेट्स वगैरह था, ठीक है। पर जो एम्बोलिज्म होते हैं ना, उसमें यहाँ पे एयर भी आ सकती है, गैस बबल्स भी आ सकते हैं, या फिर थ्रोम्बोसिस जैसे मास ऑफ प्लेटलेट्स से फिर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ RBCs भी आ सकते हैं। तो ये आया, अब ये ना ब्लड के साथ फ्लो करने लगा, ठीक है। और आगे चलकर ये इसने क्लॉट कर दिया, तो कंप्लीट या फिर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया ब्लड फ्लो को। इसी को हम कहते हैं एम्बोलिज्म। So embolism is a process of partial or complete obstruction of some part of CPS by any mass in circulation or that is carried in circulation, उसको हम बोलते हैं एम्बोलिज्म, ठीक है। तो गाइस, एम्बोलिज्म में बहुत प्रकार के हो सकते हैं, मेनली 4 प्रकार के होते हैं। तो एम्बोलिज्म में 4 प्रकार किस तरह से क्लासिफाई किए गए हैं। एम्बोलिज्म में 4 प्रकार। एक तो ये जो मास था, ये मास सॉलिड है, गैस है, या फिर एयर है, या फिर लिक्विड है, किस बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन द मैटर क्या है एल्वियोलाई में, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ठीक है। दूसरा, ये जो एम्बोलिज्म है ये इन्फेक्टेड है या नहीं है, इन्फेक्टेड और नॉट। जो तीसरा है, तीसरा क्या है, सोर्स ऑफ एम्बोलाई का है, क्या वो आर्टरी से आया है या वीन से आया है। और जो चौथा है वो ये है कि उसका फ्लो कैसा है, क्या वो ब्लड के अपोजिट फ्लो कर रहा है या फिर ब्लड के साथ फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं मैटर, जो कि फर्स्ट वन है। मैटर में या तो सॉलिड हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या तो गैस हो सकता है, ठीक है। सॉलिड का जो इसका क्लासिक एग्जांपल है, जो कि हमको पढ़ना भी है, वो है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कहाँ से पढ़ रहा है, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म से। थ्रोम्बोसिस में क्या होता था, मास ऑफ प्लेटलेट से तो होते थे, या फिर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड्स होते थे, तो वो सॉलिड पार्टिकुलेट्स होते थे। तो थ्रोम्बोसिस के कारण जो एम्बोलिज्म हुआ, ठीक है, एम्बोलस बना, ये एम्बोलस हो जाएगा। एम्बोलिज्म जब हम बात करेंगे तो ये इसको हम एम्बोलस बोलेंगे, ठीक है। तो जो थ्रोम्बस वाला पार्ट था, जो थ्रोम्बस जो कि सर्कुलेशन में चलने लगा, ठीक है। थ्रोम्बस क्या करता था, वो एक जगह बैठ करके ब्लड फ्लो को धीरे करता था, ठीक है। एंडोथेलियम चिपक जाता तो ब्लड फ्लो को धीरे करता था, ये रोक देता था। एम्बोलिज्म क्या होता है, ये ब्लड फ्लो के साथ ट्रैवल करता है, ये कहीं पे भी जाके ब्लॉकेज करा सकता है, या तो कंप्लीट ब्लॉकेज करा देगा तो पार्शियल। तो थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बस जो फॉर्म हुआ उसके कारण आगे चलकर जो एम्बोलस बना, फिर उसके कारण जो एम्बोलिज्म हुआ, जो कंप्लीट पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। लिक्विड में जो फैट के जो एम्बोलस बनता है, जो एम्बोलिज्म कराता है, फैट एम्बोलिज्म, वो लिक्विड का एग्जांपल होता है। इसमें एक एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म भी आता है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। और गैस में एयर एम्बोलिज्म आ जाएगा। ब्लड फ्लो हो रहा था और एक ऐसे एयर बन गई, ये, ठीक है। इन्फेक्टेड और नॉट, अगर वो इन्फेक्टेड है तो उसको हम बोलेंगे सेप्टिक। द एम्बोलिज्म इज सेड टू बी सेप्टिक।
अगर वो इन्फेक्टेड नहीं है, स्टेराइल है, तो उसको हम बोलेंगे ब्लैंड। ठीक है। सोर्स ऑफ एम्बोली, क्या वो आर्टरी से आया या वीन से आया? आर्टेरियल है या फिर वीन। ठीक है। चौथा फ्लो। फ्लो फ्लो दो टाइप्स के होते हैं, या तो रेट्रोग्रेड हो सकता है, रेट्रोग्रेड हो सकता है, या तो पैराडॉक्सल हो सकता है। ठीक है। रेट्रोग्रेड क्या होता है? जो एम्बोलस होता है, एम्बोलस, वो ब्लड एम्बोलस इधर फ्लो कर रहा हो, ब्लड फ्लो इधर हो रहा हो, अपोजिट टू ब्लड फ्लो करे। ठीक है। अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ब्लड, विच ट्रेवल्स अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ब्लड। और जो पैराडॉक्सल होता है वो या तो वीनस टू आर्टेरियल साइड जाएगा, या तो आर्टेरियल टू वीनस साइड आएगा, वाइस वर्सा होगा। वीन टू आर्टरी साइड जो ट्रैवल करे, या फिर आर्टरीज टू वेन साइड जो ट्रैवल करे, ये होता है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म के 4 टाइप्स। ठीक है। मतलब 4 क्लासिफिकेशंस है। कैसे कैसे? एक तो बेस्ड ऑन मैटर इन एम्बुलाई, इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस आ सकता है। दूसरा, इट इज़ इन्फेक्टेड और नॉट, इन्फेक्टेड और नॉट। तीसरा, इसका फ्लो कैसा है? इट इज़ एम्बुलेंस इज ट्रैवलिंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ब्लड, दैट इज रेट्रोग्रेड, और इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम आर्टरी टू वेन साइड और वेन टू आर्टरी साइड, तो इट इज़ ऑफ पैराडॉक्सल। फ्लो कैसा है? चौथा, सोर्स क्या है एम्बुलाई का? क्या वो आर्टरी से राइज हुआ है या वेन से राइज हुआ है? ठीक है। अब सबसे पहला जो हमको पढ़ना है वो है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ठीक है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में भी वेन एम्बोलिज्म, वेन थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस, क्योंकि आगे चलकर पल्मोनरी एम्बोलिज्म करता है। और गाइस, जो मोस्ट ऑफ द एम्बोलिज्म होते हैं वो एट द एंड में जाकर मोस्टली, पूरा नहीं बोल रहा, मोस्टली वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज करते हैं। मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कैसे। तब पढ़ते हैं हम थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। अब गाइस, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म क्या होता है? जैसे कि ये था, ये ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर मास ऑफ प्लेटलेट से थ्रोम्बस बना। अब ये थ्रोम्बस यहाँ पर से छूट के, ठीक है, यहाँ पर से छूटा और ये इस तरह फ्लो करने लगा विद द फ्लो ऑफ ब्लड। मान लेते हैं आर्टरी साइड चल रहा है अभी, या फिर वेन साइड चल रहा है। ठीक है। तो ये फ्लो करने लगा, तो मतलब ये यहाँ से डिटैच्ड होकर ये फ्लो करने लगा, तो इसी को हम बोलते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। डिटैच्ड थ्रोम्बस और पार्ट ऑफ थ्रोम्बस, या तो ये पूरा या फिर इसके कुछ कुछ पार्ट फ्लो करने लगे, ये होता है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आर्टेरियल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है और एक तो वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है। जो आर्टेरियल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है, मोस्ट ऑफ द आर्टेरियल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वो विद इन द हार्ट होता है, कॉज विद इन हार्ट 85 to 90% होता है, हार्शमोन में दे दिया है। और जो वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है ये 5 to 10% होता है, 10 to 15% होता है। ठीक है। मेनली वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में। अब हम नेक्स्ट पेज पे वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो कैसे वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ये कैसे कैसे अराइज कर सकता है? अराइजेस ड्यू टू, या तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण अराइज कर सकता है, या तो ये थ्रोम्बा इन पेल्विक वेन में थ्रोम्बाई आ जाए उसके कारण अराइज हो सकता है, या तो अपर लिम्ब की वेन में थ्रोम्बाई आ जाए।
ठीक है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस कारण हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस कारण हो जाए, या तो पेल्विक वेन में थ्रोम्बाई आ जाए, या तो अपर लिम्ब के वेन में थ्रोम्बाई आ जाए। इन तीनों कारण हो सकता है। मेनली डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है और इसके कारण अल्टीमेटली क्या होता है, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है। पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है। ठीक है, कैसे होता है देखो। अब डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस मेनली लेग्स में होती है। आपने देखी होगी लेग्स में बूढ़े बूढ़े लोग या फिर जो लोग ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, या फिर मोस्टली जो लेबर्स होते हैं, उनके पैर में ना मोटी मोटी नसें दिखने लगती हैं पैर में। ठीक है, उसे को हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इतनी देर तक वो खड़े रहते हैं कि ब्लड ना ऊपर तरफ पंप ही नहीं हो पाता, क्योंकि बॉडी एक हद तक ही ब्लड को पंप करती है खड़े रहने पे। अगर वो लंबे समय तक खड़ा है, वो बैठ ही नहीं रहा है, लेट ही नहीं रहा है, तो बॉडी को तो दिक्कत आएगी। जो वॉल्व्स बने हुए होते हैं, ठीक है, वो वॉल्व्स ना खुले के खुले रह जाते हैं, वो को रिलैक्स कर ही नहीं पाते। ठीक है, वो रिलैक्स नहीं हो पाएंगे तो ब्लड उसी में ऊपर तो जाता है, पर जब नीचे आता है ना तो ब्लड उन्हीं वॉल्व्स में बंद जाता है। फिर बाद में जब वो बंद होते हैं वो वॉल्व्स, तो ब्लड उन्हीं के कारण जो वेन्स होती हैं, ब्लड उन्हीं में जम जाता है, तो उनके कारण वेन्स मोटे मोटे दिखने लगती हैं। उसी को हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब देखो, अब वेन में एम्बुलाई बना है, एम्बुलाई इन वेन इसमें बना है। अभी ऊपर ऑक्सीजनेशन के लिए तो जाएगा ही ना, तो सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना के कावा के थ्रू ही ट्रैवल करेगा, इन्फीरियर वीना कावा के थ्रू ही ट्रैवल करेगा। ठीक है, वीनस ड्रेनेज तो यही होता है ना, वीनस ड्रेनेज अल्टीमेटली सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा में ड्रेन करता है। अब इन्फीरियर वीना कावा सुपीरियर वीना कावा जाके कहाँ पर खुलते हैं, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में जाकर खुलते हैं। राइट एट्रियम से कहाँ पे जाएंगे, राइट वेंट्रिकल में जाएंगे। अब राइट वेंट्रिकल से एम्बुलाई है, एम्बुलाई सुपीरियर वीना कावा में भी आया, इन्फीरियर वीना कावा में अगर अपर लिम्ब होगा तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो लेग्स में हुई तो इन्फीरियर वीना कावा के थ्रू थ्रोम्बाई तो सर्कुलेशन में गया ही। अगर अपर लिम्ब वेन थ्रोम्बाई आया होगा तो सुपीरियर वीना कावा में गया हो, वहाँ से राइट साइड हार्ट में गया, मतलब यहाँ भी एम्बुलाई आया, थ्रोम्बो एम्बुलाई जो आया, राइट वेंट्रिकल में भी गया होगा। अब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, मतलब लंग्स में भी अल्टीमेटली एम्बोलिज्म गया। अब लंग्स की जो डक्ट्स होती हैं, जो एल्वुलाई वो तो खुद छोटी छोटी होती हैं, तो ये एम्बुलाई जो एम्बुलस पहुँचा यहाँ तक पहुँचता है, तो यहाँ पे जाके ये ब्लॉकेज क्रॉस कर देता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये होता है इसका मेन कॉज। ठीक है, समझ में आया। वीन्स में थ्रोम्बाई पहुंचा। अब वीन्स में डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, अगर पैरों की नसों में हो रहा हो थ्रोम्बाई, या फिर पेल्विक वेन में अगर थ्रोम्बाई पहुंच गया हो, या फिर अपर लिम्ब की भी किसी वेन में थ्रोम्बाई पहुंच गया हो। ठीक है, ठीक है, तो किसी भी वेन में थ्रोम्बाई आया। अब वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में अल्टीमेटली जाएगा, तो वो वेनस ड्रेनेज के थ्रू हार्ट तक पहुंचेगा, सुपीरियर वीना कावा इन्फीरियर वीना कावा के थ्रू राइट एट्रियम पहुंचेगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब वहाँ पर से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेशन। अब लंग्स की जो डक्ट्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, तो छोटी छोटी होती हैं, तो वहाँ पे एम्बोलिज्म कॉज करेगा, तो उसी को हम बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये होता है। अब हम पढ़ते हैं फैट एम्बोलिज्म। अब तो छोटा छोटा ही है। फैट एम्बोलिज्म क्या होता है, फैट एम्बोलिज्म। अब आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज में मेनली होता है। कहाँ पे होता है, आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरीज में मेनली होता है फैट एम्बोलिज्म। ठीक है, आर्टेरियोल्स से फिर कैपिलरीज में फैट ग्लोब्यूल्स ट्रैवल करते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स ट्रैवल करते हैं। अब इस फैट ग्लोब्यूल्स के कारण जो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा,
उसी को हम बोलेंगे फैट एम्बोलिज्म। अब ये दो प्रकार के होते हैं, इसकी दो इटियोलॉजी होती है, ठीक है। एक होता है ट्रॉमेटिक कॉज। क्या है ट्रॉमेटिक कॉज? क्या है दूसरा? नॉन ट्रॉमेटिक कॉज। क्या है नॉन ट्रॉमेटिक कॉज? क्या है, ठीक है। नॉन ट्रॉमेटिक कॉज क्या है? तो ट्रॉमेटिक कॉज में या तो बोन इंजरी हुई हो, मेनली फैट कहाँ पर सकते हैं, बोन में होते हैं या फिर सॉफ्ट टिश्यूज़ में होते हैं। तो या तो बोन इंजरी हुई हो, या तो बोन इंजरी हुई हो, या तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई हो। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई हो, बोन में तो फैट रहते हैं ना, और एक तो टिश्यूज़ में होते हैं, मसल्स में, तो उनमें इंजरी हुई होगी तो ट्रॉमेटिक कॉज हो सकता है। नॉन ट्रॉमेटिक कॉज में या तो एक्सटेंसिव बर्न का केस आया हो, कोई एक्सटेंसिव बर्न हो, या तो डायबिटीज़ मेलाइटस हो, या तो फैटी लीवर हो। फैटी लीवर में इंसान के ब्लड सर्कुलेशन में फैट लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ये होता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं? इसके कॉन्सिक्वेंसेस अल्टीमेटली ये आर्टेरियोल्स कैपिलरीज में आया, ठीक है। ये भी अल्टीमेटली पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज करेगा, ये भी अल्टीमेटली सर्कुलेशन के थ्रू पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज करेगा, ठीक है। और जिन पेशेंट्स में बोन फ्रैक्चर हुई होगी, उनमें डेथ का रीज़न बनेगा, ठीक है। उनमें डेथ का रीज़न बनेगा बोन फ्रैक्चर हुआ, बोन फ्रैक्चर के कारण ब्लड वेसल्स भी खराब हुई, ब्लड वेसल्स में फैट ग्लोब्यूल्स गए, वो सर्कुलेशन में गए, वो भी अल्टीमेटली पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज करेंगे। फिर जब उसकी ऑटोप्सी करेंगे, ठीक है, तो लंग कैपिलरीज में हमको न्यूमरस फैट ग्लोब्यूल्स देखने को मिलेंगे, ये होता है फैट एम्बोलिज्म में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो लास्ट पार्ट है आज का, गैस एम्बोलिज्म। गैस एम्बोलिज्म क्या होता है? सर्कुलेशन में ना गैस बबल्स आ जाए, उनके कारण कंप्लीट या फिर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है। और कोई सी भी गैस आ सकती है, या मान लो नॉर्मली एयर भी आ सकती है, या फिर नाइट्रोजन आ सकती है, या फिर अदर गैसेस, कोई सी भी गैसेस आ सकती हैं। इन गैसेस के कारण जो एम्बोलस बने और वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करे, उसी को हम कहते हैं गैस एम्बोलिज्म, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होना है किसी भी एम्बोलिज्म में? अल्टीमेटली क्या होना है? टिश्यू को डैमेज होना है, ठीक है। क्योंकि अगर एम्बोलिज्म हुआ, ब्लड सर्कुलेशन किसके पास तक नहीं जाएगा, टिश्यू के पास तक नहीं जाएगा, तो टिश्यू को ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो जिएगा कैसा? तो अल्टीमेटली टिश्यू डैमेज होना है। ये मेनली गैस एम्बोलिज्म जो होते हैं दो फॉर्म्स के होते हैं, एक होता है एयर एम्बोलिज्म, ठीक है। एयर एम्बोलिज्म में मेनली डिकम्प्रेशन सिकनेस देखने को मिलती है हमको, डिकम्प्रेशन सिकनेस देखने को मिलती है, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ गैस एम्बोलिज्म है। ये डिकम्प्रेशन सिकनेस में क्या होती है? जब हम ज़्यादा देर तक पानी में रहते हैं ना और डीप वाटर में जाते हैं, तो जो नाइट्रोजन है ना वो हमारी बॉडी में एंटर करती है, और फिर वो ब्लड वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करती है। इसको हम डाइवर्स पाल्सी भी बोलते हैं, कैशंस डिसीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हुआ हमारा एम्बोलिज्म कंप्लीट। ये इजी टॉपिक है, इसमें मेनली तो रट्टा ही लगाना है। समझने की चीज़ है, अगर आप इसको समझ जाओगे तो आपको इसको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को ये बोरिंग टॉपिक लगता है।
गाइस 20 मार्क्स में तो मुश्किल ही ये आएगा। कभी पेपर अगर कठिन बनाना हुआ तो वो 20 मार्क्स में दे सकता है, नहीं तो ये मेनली 5 मार्क्स क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में अगर आप जिसको मैंने जितना पढ़ाया आप इतना भी लिख कर आओगे तो आपको 4 to 4.5 मार्क्स आराम से मिलेंगे। ठीक, नहीं तो 2 मार्क्स में तो आते ही आता है। अगर 5 में नहीं आया तो 2 में आएगा, और अगर 5 में आया तो फिर 2 में नहीं आएगा, नहीं तो कभी कभी 5 और 2 में भी आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरा पढ़ाई वो समझ में आ रहा है या फिर मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।